और अब बात देवभूमि की कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से। खबर आ रही है जहां पर पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सचिवालय में सुबह 10 बजे मीटिंग होगी और इस बार कैबिनेट मीटिंग में नई आबकारी नीति पर बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही विधानसभा सेशन की तारीख का भी ऐलान हो सकता है। तो आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 10 बजे सचिवालय में इस बैठक को रखा गया है और इस बार बताया जा रहा है कैबिनेट मीटिंग में नई आबकारी नीति पर बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही विधानसभा सेशन की तारीख का भी आज ऐलान किया जा सकता है इस कैबिनेट की बैठक में। तो 10 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अब देखना होगा कि किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। नई आबकारी नीति को लेकर आज बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही साथ विधानसभा सेशन कब बुलाया जाए उसकी तारीख का ऐलान भी आज इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। तो विधानसभा सेशन की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की आज बैठक है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है और नई आबकारी नीति को लेकर चर्चा बहुत तेज है। आज बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला इस नई आबकारी नीति को लेकर लिया जा सकता है इस कैबिनेट की बैठक में। साथ ही साथ आज जो विधानसभा की तारीख है वो आगे किस तरह की होगी, कब होगी, उसका ऐलान भी संभव है। विधानसभा सेशन की तारीख का ऐलान आज इस कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है। तो पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। दीपांकर भट्ट इस वक्त फोन लाइन पर देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कैबिनेट की बैठक है, कौन कौन से बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं? बिल्कुल नीलू, आज बैठक 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री को आज उनका मुंबई दौरा भी है, तो इस बैठक में खास तौर पर जो एक्साइज पॉलिसी, जो 1 अप्रैल से नई एक्साइज पॉलिसी लागू होगी, उस पर मोहर लग सकती है। इसके साथ ही साथ अभी बजट आएगा स्टेट का, तो बजट सत्र की तारीख, हालांकि सत्र अभी पिछला सत्र समाप्त नहीं हुआ है तो कभी भी सत्र बुलाया जा सकता है, लेकिन किस तारीख को सत्र होगा इस पर भी आज मोहर लग सकती है। कल ही स्पीकर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े कुछ प्रस्ताव हैं और दूसरे जो प्रस्ताव है दूसरे विभागों को वो आ सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि एक्साइज पॉलिसी, जो एक जिससे बड़ा रेवेन्यू आता है, स्टेट को राजस्व मिलता है, उसमें क्या कुछ नए बदलाव हो सकते हैं, तो इस पर नजर रहेगी। और दूसरा ये कि अब बजट का जो सत्र आना है और खासतौर पर यूसीसी को लेकर एक बड़ी चर्चा है कि यूसीसी को कब विधानसभा पास करेगी, तो इस सब पर नजर रहेगी आज की कैबिनेट में। ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और पिछले 2 दशक से घाटे में चल रहा उत्तराखंड रोडवेज पहली बार घाटे से उबरकर फायदे में आया है और रिकॉर्ड 56 करोड़ का मुनाफा कमाया है। अब इसे धामी सरकार की गुड गवर्नेंस से जोड़कर देखा जा रहा है। रोडवेज की इस उपलब्धि पर सचिवालय में कार्यक्रम हुआ जिसमें सीएम धामी ने परिवहन निगम के सचिव अरविंद सिंह हांकी और प्रबंध निदेशक आनंद श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ रही है। 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराजे भगवान राम को देखने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब हर कोई भगवान श्री राम के दर्शन कर लेना चाहता है। 22 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना हवन यज्ञ के बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखा था। उनके कैबिनेट सहयोगी भी अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे थे। अब सीएम धामी पूरी कैबिनेट को लेकर 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद उनके कैबिनेट सहयोगियों में भी खासा उत्साह का माहौल है। ये साक्षात हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हम सब लोग उत्साह से इसको मना रहे हैं। जल्दी हमारा 2 तारीख को जाने का कार्यक्रम है और हम सब लोग वहां जाएंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे। हर एक का मन है कि वे एक बार जाके वहाँ भगवान श्री राम के दर्शन करें और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ माननीय धामी जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि उन्होंने भी निर्णय लिया है कि पूरी कैबिनेट के साथ वो 2 तारीख को, जो अभी तक मेरे को जानकारी है कि
कि वो पूरी कैबिनेट के साथ वो भगवान श्री राम के वहाँ दर्शन करेंगे। इससे पहले बीजेपी संगठन राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल रहे कार सेवक उनके परिजनों को 25 जनवरी को अयोध्या लेकर जा रहा है। तो इसके बाद हर विधानसभा जिले से लोगों को भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाने की तैयारी है। ये कार्यक्रम 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलाए जाएंगे। जाने के क्रम की तो 25 जनवरी को उत्तराखंड से कई हजार भक्त अयोध्या जा रहे हैं। धीरे धीरे यात्रियों का आवागमन बढ़ेगा। अयोध्या बन रही है, सज रही है, नई नई अवस्थापनाओं का विकास हो रहा है। अयोध्या को लेकर आम लोगों, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी में उत्साह बना हुआ है। राज्य सरकार ने इसके लिए स्पेशल ट्रेन से लेकर हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है और साथ ही देवभूमि टू अयोध्या सीधी उड़ान की भी सरकार कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर आज जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री मुंबई में कौथिग 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं। मुंबई में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी कौथिग का आयोजन करते हैं और ये मेला 28 जनवरी तक चलेगा। तो आज मुंबई का दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और आज मुंबई पहुंचकर कौथिग 2024 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी कौथिग का आयोजन करते हैं और ये मेला 28 जनवरी तक चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और उद्घाटन करेंगे इस कौथिग मेले का। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और स्टेट इलेक्शन कमेटी में कुल 28 मेंबर होंगे। कमेटी में हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश कोतियाल शामिल हैं, जबकि हरक सिंह रावत, रंजीत रावत, काजी निजामुद्दीन भी कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। तो अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी जुट गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कमेटी के चेयरमैन होंगे और स्टेट इलेक्शन कमेटी में कुल 28 मेंबर होंगे, जिनमें कमेटी में हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश कोतियाल शामिल हैं, जबकि हरक सिंह रावत, रंजीत रावत और काजी निजामुद्दीन भी कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी में शामिल हैं। और हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र में चल रही मीट की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को इसकी कवायद शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने मीट कारोबारियों के साथ मीटिंग भी की है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में मीट की दुकानों को शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि हरिद्वार धर्मनगरी है और मांस मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ शराब की दुकानें भी शहर से बाहर हैं। अंग्रेजों के जमाने के म्यूनिसिपल एक्ट के तहत नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री नहीं हो सकती है। हालांकि यहाँ ज्वालापुर क्षेत्र में कई मांस की दुकानें चल रही हैं, जिनका कई हिंदुवादी संगठनों द्वारा विरोध भी किया जाता है। के अंदर जो मीट की दुकान है उनको सराय एरिया में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे वार्ता करके, ताकि देखिए हरिद्वार शहर की अपनी सैंक्टिटी है। हरिद्वार शहर में मांस और मदिरा के सेवन पे रोक पहले से है, तो हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के एरियाज़ में भी अगर ये व्यवस्था हम लोग सही ढंग से लागू कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे देश और विदेश में एक अपनी एक अलग इमेज पहले से। और हरिद्वार से पुलकित हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर को लेकर। पुलकित, हरिद्वार में पहले से मांस मदिरा बैन है और अब जो मांस की जितनी दुकानें अब तक वहां पर चल रही थी उनको बाहर शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो क्या इस पर सबकी सहमति बन गई है? जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार धर्मनगरी है और धर्मनगरी की छवि बनी रहे, धर्मनगरी की गरिमा बनी रहे, उसके लिए प्रशासन इस कार्रवाई को करने जा रहा है। हरिद्वार म्युनिसिपल एक्ट है, जो पुराना एक्ट है अंग्रेजों के जमाने का, उसके तहत हरिद्वार मांस मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पर शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती, यहाँ पर मांस और मीट की दुकानें नहीं खोली जा सकती है। शराब की दुकानें तो शहर के नगर निगम की सीमाओं से बाहर है, लेकिन लंबे समय से ज्वालापुर क्षेत्र में और जगजीतपुर क्षेत्र में जो कुछ मांस की दुकानें हैं वो यहाँ पर लगातार चल रही हैं। समय समय पर प्रशासन की ओर से
कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन कोई व्यापक असर उस पर नहीं हुआ है। यही कारण है कि हिंदुवादी संगठन है, जो हिंदुवादी कार्यकर्ता है, वो इन दुकानों का लगातार विरोध करते हैं और जो म्युनिसिपल एक्ट है उसके रेगुलेशन को लागू करने की मांग करते हैं। तो अब जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल के निर्देश दिए गए हैं, नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए, जिसके बाद पिछले दिनों नगर निगम के अधिकारियों ने जो मांस कारोबारी है, मीट कारोबारी है, उनके साथ एक बैठक भी की है और इन सभी दुकानों को, जो कि ज्वालापुर क्षेत्र में संचालित होती है, इनको क्षेत्र से थोड़ी ही दूर एक सराय गांव है, सराय गांव में इनके लिए स्थान चिन्हित किया गया है और वहां पर इनको शिफ्ट करने की बात कही गई है। जो मीट कारोबारी है उनकी ओर से भी इस पर सहमति जताई गई है, लेकिन क्योंकि इसका जो बाजार है वो बड़ा बाजार है और ये दुकानें हैं वो लंबे समय से चल रही है, तो प्रशासन के लिए इन दुकानों को शिफ्ट करना जो है बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन जो एक पहल की गई है प्रशासन की ओर से, ये एक बड़ी सराहनीय पहल है और अगर इस तरह से इसको लागू किया जाता है, प्रशासन का ये कदम जो है सफलता इसको अगर मिलती है, तो ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से होगी, जिससे धर्मनगरी हरिद्वार की जो गरिमा है, जो शुचिता है, वो बनी रहेगी। चलिए पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और उत्तरकाशी के बंचौरा के पास देर शाम को एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर इनको चिन्याली सौड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां पर 6 घायलों की हालत इस वक्त गंभीर है। इसके बाद इन्हें देहरादून रेफर कर दिया गया है। गाड़ी चिन्याली सौड़ से बंचौरा की ओर जा रही थी, तभी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं घटना के तुरंत बाद की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तो ये तस्वीरें जहां पर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हुई है, 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल इनको अब देहरादून रेफर कर दिया गया है। बंचौरा के पास खाई में ये गाड़ी गिरी थी। मसूरी में बदमाश को पकड़ने के लिए गई पुलिस टीम पर आरोपी ने गोली चला दी, जिसमें एक दरोगा घायल हो गया तो बाकी पुलिसकर्मी भागते नजर आए। मौके का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। अब लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। शूट आउट एट मसूरी का पूरा सच क्या है, जरा देखिए रिपोर्ट। रविवार को मसूरी के एक होटल में मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश ने एक दरोगा को घायल किया और मौके से फरार हो गया। लेकिन दूसरे पुलिसकर्मी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाए और गोली चलने से खुद ही भागते नजर आए। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद एसएसपी ने दोनों दरोगा की लापरवाही को देखते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया और दोनों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। वहीं आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर पटना से करीब 20 किलोमीटर दूर गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपी ने एक बार फिर पुलिस पर फायर झोंक दिया और जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में भी गोली लगी, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसमें हमलावर था शुभम, इसको कल न्यायिक हिरासत में सिद्धवाला जेल इसको भेजा गया है। लापरवाही ये दिखती है कि जब आपको पता है कि सामने जो अभियुक्त है उसके पास वेपन हो सकता है, वो कोई हमला कर सकता है, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत रखनी चाहिए थी और जो नहीं रखा गया। और साथ ही साथ जो जवाबी कार्रवाई होती है पुलिस की, अगर कोई घटना हुई है तो उसमें रिएक्शन टाइम जो पुलिस का था वो भी काफी स्लो पाएगा। इन सभी चीजों का परीक्षण करने के बाद ही इसमें 2 लोग को दंडित किया गया। दरअसल बीते 10 दिन पहले राजधानी देहरादून के रायपुर स्थित बड़ासी पुल के नीचे एक युवती बेहोशी की हालत में मिली थी। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भेजा तो पता चला कि उसके सिर में गोली मारी गई थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि युवती हरिद्वार की ज्वालापुर की रहने वाली है, जो अपने पति शुभम के साथ मसूरी घूमने आई थी। शुभम हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस को युवती मिली, लेकिन आरोपी पति शुभम फरार था। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि आरोपी शुभम ने ही अपने पिता की हत्या की है और पत्नी ये राज कहीं खोल न दे तो आरोपी ने अपनी पत्नी तानिया की भी हत्या के इरादे से उसके सर में गोली मार दी। देखिए, जो इसमें पूरा घटनाक्रम है, जो लड़की हमें इंजर्ड हालत में मिली थी, लगातार अभी उसको 10-12 दिन से करीब हो गए यहाँ पर अस्पताल में एडमिट हुए, ट्रीटमेंट चल रहा है लगातार, लेकिन अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इंजरी हुई थी वो काफी ग्रीवियस थी और जान जाने का पूरा उसमें था। सर में से ऑपरेशन के बाद बुलेट भी निकाल दी गई है। फिलहाल तानिया अस्पताल में अभी भी बेहोशी की हालत में है। आरोपी शुभम को 32 साल पहले उसके पिता ने गोद लिया था, लेकिन अय्याशी और नशे में चूर बेटे ने पहले पिता को मौत के घाट उतारा और राज न खुल जाए, जिसके लिए पत्नी को भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की, लेकिन आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
अवैध निर्माण के खिलाफ हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को प्राधिकरण की टीम ने हरिद्वार की ज्वालापुर क्षेत्र में 40 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला दिया। गुलजार और फरमान नाम के शख्स नियमों को ताक पर रखकर प्लॉट काट कर आवासीय कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रहे थे। प्राधिकरण की कार्रवाई से कॉलोनाइजर्स और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। इसके साथ ही प्राधिकरण की टीम ने अलीपुर में अवैध रूप से बन रहे एक गोदाम को भी सील किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामनगर वन प्रभाग 26 जनवरी से कॉर्बेट फॉल में टूरिस्ट के लिए साइकिलिंग शुरू करने जा रही है। विभाग के इस पहल का स्थानीय स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। रामनगर का कॉर्बेट फॉल यूं तो प्राकृतिक झरने के लिए मशहूर है, लेकिन झरने के इस रोमांच को अब रामनगर वन प्रभाग डबल करने जा रहा है। यहां आप अब साइकिलिंग का भी मजा ले सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर है। वन विभाग द्वारा कॉर्बेट फॉल में एक साइकिलिंग जोन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 26 तारीख को होने वाला है, जहां पर पर्यटक आएंगे और साइकिलिंग का मजा लेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा। कालाढूंगी की पहचान भी अन्य क्षेत्रों में बढ़ेगी। कॉर्बेट फॉल जंगल के बीच में है, जहां आप जंगल के बीच 2 किलोमीटर के ट्रैक में साइकिलिंग का मजा ले सकेंगे। विभाग इसे 26 जनवरी से शुरू करने का मन बना रहा है, जिसके लिए यहां तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। एक अच्छा सा ट्रैक बन रहा है, ताकि वो लोग फॉरेस्ट का भी एक फील मिलेगा उनको। और उसके साथ साथ ये जो रोड हमारा जाता था पार्किंग से लेके एंट्री गेट से जो कॉर्बेट फॉल्स है, वो लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ पे जो पर्यटक आएंगे उनको अलग सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कॉर्बेट की तर्ज पर कॉर्बेट के आसपास के डिवीजनों में पर्यटन बढ़ाने की ये कोशिशें अब परवान चढ़ने लगी हैं। रामनगर वन प्रभाग की ये पहल जहां टूरिज्म को बढ़ावा देगी, वहीं जिम कॉर्बेट के बाहर एक और एक्टिविटी स्थानीय लोगों के रोजगार का भी जरिया बन सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए कालाढूंगी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। विकासनगर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर कुछ लोगों ने राम के झंडे का अपमान किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बंदरों के आतंक के खिलाफ बागेश्वर में जन अभियान समिति ने अपनी मुहिम शुरू की और जंगली जानवरों से निजात पाने के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। चंपावत के टनकपुर में एक ट्रक में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने टीम ने आग पर काबू पाया। बागेश्वर के कंडाधार में एक घर के पास अचानक आग लग गई। आग से घर के पास रखी गई सूखी घास भी जल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कांग्रेस नेता नवप्रभात द्वारा अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर दिए विवादित बयान पर प्रीतम सिंह ने कहा कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। टिहरी लोकसभा सीट के पर्यवेक्षक बनाए कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद नैथानी विकासनगर पहुंचे, जहां विधायक प्रीतम सिंह ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस ने मिशन लोकसभा तेज कर दिया है। चकराता पहुंचे टिहरी लोकसभा के पर्यवेक्षक मंत्री प्रसाद नैथानी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। एक्सीडेंट रोकने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए हल्द्वानी में एसएसपी ने एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई, जो लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाएगी। वेतन सहित कई मांगों को लेकर बागेश्वर में पेयजल निगम कर्मचारी संघ ने धरना दिया और दफ्तर के बाहर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी किया। उत्तरकाशी की गंगा घाटी में नदी किनारे प्रवासी पक्षी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पर्यावरण प्रेमी इन पक्षियों को संरक्षित करने की भी मांग कर रहे हैं।